नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे ऑल्टिवा इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड की। और इसके बारे में आपको बता दें, ये एक एनएफओ है, 18 मई को ओपन हुआ है, 2 जून को क्लोज होगा। और एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने इसे एल्टिवा एसआईएफ ऑफरिंग के तहत लॉन्च किया है और ये सेकेंड ऑफरिंग रहेगी। इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें इक्विटी स्ट्रैटेजी ही रहेगी, लेकिन कंपनी फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन पर, वो भी स्मॉल कैप मिड कैप्स पर ज़्यादा फोकस करके। तो यानी एक डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर को मिलेंगी बियॉन्ड 100 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसी फंड की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, करंट मार्केट में इस तरीके के फंड्स कितने वेल सूटेड हैं, कितना होराइजन एटलीस्ट आपको लेकर चलना है और कौन से इन्वेस्टर्स के लिए फंड बने हैं, सब बारीकियों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राधिका गुप्ता मौजूद हैं, जो कि एमडी एनसीओ हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड से। राधिका नमस्कार, स्वागत है आपका इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट वो व्यूअर्स जो इस शो को देख रहे हैं और पहली बार इस फंड के बारे में सुन रहे हैं, उनको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना हो तो एग्जैक्टली जो ये इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड है, ये एग्जैक्टली क्या है, क्या आइडिया है इसके पीछे? तो आई थिंक साधारण तरीकों से समझाना हो तो व्यूअर्स फेमिलियर होंगे म्यूचुअल फंड के साथ, जहां मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड होते हैं और वो अच्छे फंड होते हैं, लेकिन उनमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आमतौर से 80 से 90 स्टॉक होते हैं और जैसे कि एक मिड कैप फंड है, वो सिर्फ 65% उसको मिड कैप में ही डालना होता है, स्मॉल कैप को ऐसे स्मॉल कैप में। और कुछ लोग फेमिलियर होंगे पीएमएस स्ट्रेटेजीज के साथ, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है लेकिन टैक्सेशन एफिशिएंट नहीं है। ये बीच का प्रोडक्ट है। ये आपको एक स्मॉल मिड माइक्रो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें फंड मैनेजर मिड स्मॉल माइक्रो करने की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। थोड़ा एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है 35 से 40 स्टॉक्स का। और क्योंकि ये सिर्फ प्लेटफॉर्म के जरिए आ रहा है, आपको पूरी टैक्सेशन एफिशिएंसी, कैपिटल गेन्स जो पीएमएस में म्यूचुअल फंड में मिलती है, वो आपको एसआईएफ के जरिए मिलेगी। तो ये टैक्स एफिशिएंट कॉन्सेंट्रेटेड स्मॉल और मिड कैप अपॉर्चुनिटी। ओके अच्छा, जो ये मिड स्मॉल कैप माइक्रो स्ट्रैटेजी है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन राधिका जी, जब भी हम बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की स्पेशली, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है टाइमिंग, कि आप किस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंसीडरिंग जो मार्केट है इस समय, ऐसे समय में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बेसिकली जो टाइमिंग है वो किस तरीके से वेल सूट करती है आपके हिसाब से? हमारी कोशिश एट एडलवाइस म्यूचुअल फंड एंड एट ऑल्टिवा एसआईएफ हमेशा ये रहेगी कि चाहे फंड रेजिंग का अच्छा टाइम हो या ना हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन निवेश करने के लिए टाइम थोड़ा सा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फंड्स को टॉप ऑफ द साइकिल पे लेके ना आए। अब जैसे कि सब जानते हैं, पिछले 3-6 महीने में बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी रही है, बैड न्यूज रहा है, कंसर्न रहा है। तो एक ऐसा टाइम है जहां लोग चिंतित हैं। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि जो बहुत सारी बैड न्यूज है, चाहे ऑयल की प्राइसिंग हो या जियो पॉलिटिक्स है, वो प्राइस इन हो गई है। और जो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट है, जिसमें ये फंड फोकस करता है, उसके वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गए हैं। मिड कैप वैल्यूएशन किसी पॉइंट पे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव मीन से थे, अभी वो एवरेज पे आ गए हैं। ऐसे स्मॉल कैप में भी करेक्शन हुआ है। तो हमें लगता है मिड और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में अगर आप 5 से 7 साल का होराइजन लेके चलें, तो आज वैल्यूएशंस काफी मॉडरेट हो गए हैं। इसलिए हमने भी सोचा कि आज की टाइमिंग थोड़ी ठीक है ये लॉन्च करने की। ओके अच्छा राधिका जी, अब तक पिछले 1-1.5 साल में, खास तौर से इस शो के जरिए जब भी हमने अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस के फंड मैनेजर्स से या एमडीसीओ से बातचीत की, जो उनका कॉन्फिडेंस था वो लार्ज कैप्स पर ही ज़्यादा रहा सो फार। मतलब जहाँ जहाँ भी विंडो थी उनके पास लार्ज कैप्स में एक्सपोजर बढ़ाने की, वहाँ वहाँ उन्होंने उस विंडो को बढ़ाया। इंटरेस्टिंग है कि आपसे मैं बातचीत कर रही हूँ, आपने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में वैल्यूएशंस बेहतर हैं और लॉन्गर टर्म में यहाँ पर पैसा जनरेट हो सकता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं इस बास्केट को डिवाइड करके समझना चाहूँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो लार्ज कैप्स को लेकर आपकी क्या व्यू है राइट नाउ? क्या आपको लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी रन अप आ चुका है और शायद जो मेगा कैप फंड्स है वहाँ पर बिगर अल्फा जनरेट करना उतना ईजी ना हो, या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत सेलेक्टिव होने की भी जरूरत रहेगी? मुझे लगता है, और आपने सही कहा कि बहुत लोग लार्ज कैप की चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मिड सेगमेंट है, स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट, इसको लेके इंडस्ट्री में थोड़ी सी एक मिथ है और थोड़ा सा एक पुराने जमाने का, अगर मैं कहूँगी, व्यू है सेगमेंट पे। माना जाता है कि लार्ज कैप्स ज्यादा सेफ हैं
माना जाता है कि मिड कैप छोटी कंपनी है, फ्रेजाइल कंपनी है। मजे की बात यह है कि अगर आप ये रीसेंट करेक्शन देखें मार्च का भी, तो जिसको ब्रॉडर मार्केट कहते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप, दे हैव एक्चुअली आउट परफॉर्म द लार्ज कैप सेगमेंट, क्योंकि यहाँ अर्निंग्स ग्रोथ ज्यादा अच्छी दिखी है। अगर आप लार्ज मिड कैप सेगमेंट को देखें आज की तारीख में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लार्ज कैप सेगमेंट से, पर अगर आप निफ्टी को देखें एज एन इंडेक्स, उसमें ज्यादातर तीन स्टॉक हैं, तीन तरह के क्षेत्र हैं। एक है बैंकिंग, एक है आईटी, और एक है एनर्जी। तीनों के अलग अलग कश्मकश हैं। अब अगर आप इंडिया को देखें और जो थीम्स हैं, जो आने वाले फ्यूचर की थीम्स हैं, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो, चाहे वो डेटा सेंटर्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, तो ये भारी मात्रा में मिड एंड स्मॉल कैप यूनिवर्स में प्रेजेंट है। आज की तारीख में अगर आप मिड कैप यूनिवर्स को देखें तो वो शुरुआत करती है 30,000 करोड़ मार्केट कैप से 1 लाख करोड़ तक। बहुत सेगमेंट्स में मार्केट लीडर्स मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में प्रेजेंट हैं। तो हमें लगता है इन जनरल अगर आपको 5 से 7 साल का पोर्टफोलियो बनाना है, तो मिड एंड स्मॉल कैप का उसमें मिश्रण होना या कुछ पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के अल्फा का स्कोप भी हमारे हिसाब से ज्यादा है, वैल्यूएशंस भी करेक्ट हो गया। जो नई इकोनॉमी की थीम्स हैं वो ज्यादातर मिड एंड स्मॉल कैप में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हमारा ये व्यू रहा है। अगर आप जैसे आपने परफॉर्मेंस की बात की, 15 में से 10 साल मिड एंड स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप को, लेकिन पिछले 2-3 साल में लार्ज कैप ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगेन ये अपॉर्चुनिटी है फॉर मिड एंड स्मॉल कैप्स टू मेक अ कमबैक इन दिस। ओके, फेयर एनफ। और जो इस फंड का जो लॉन्ग पोर्शन है, जिसमें आपने मिड स्मॉल माइक्रो की बातचीत की, तो कुछ सेट फॉर्मेट है कि कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप या माइक्रो कंपनीज में रहेगा, या फिर ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इट विल डिपेंड ऑन गुड आइडियाज? तो ये आइडिया बेसिस पे होगा। दो बातें जरूरी हैं। एक तो इस पोर्शन में, इस फंड में 90 से 100% स्मॉल मिड और माइक्रो में रहेगा। तो ये नहीं है कि ये फंड कैश कॉल लेगा, ये नहीं है कि ये फंड एक्स टॉप 100 है लेकिन 35% लार्ज कैप लेगा। ये हम अपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में नहीं करते। हम तो फंड लॉन्च करते हैं तो ट्रू टू लेवल काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 90% प्लस आपको स्मॉल मिड और माइक्रो एक्सपोजर मिलेगा, और वो 35 से 45 स्टॉक्स तक रहेगा। तो ये नहीं है कि 100 स्टॉक्स की बास्केट होगी। अभी कितना मिड स्मॉल माइक्रो वो हमने फ्लेक्सिबल रखा है, क्योंकि वो हम कंस्ट्रेंट नहीं करना चाहते। अगर फंड मैनेजर को मिड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली तो मिड, माइक्रो में मिली तो माइक्रो, लेकिन हम रियली बॉटम अप देखेंगे, बेंचमार्क ऑब्सेस्ड नहीं रहेंगे, लेकिन बॉटम अप हमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो देखेंगे, और फाइनली आउटपुट देखेंगे। ओके और जैसे आपने कहा राधिका जी की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही हैं, तो कौन सी वो थीम्स हैं या कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो बियॉन्ड टॉप 100 कंपनीज आप दिख रही हैं? एक्चुअली अगर आप ज्यादातर सेक्टर्स देखें ना, आई गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स। अभी जैसे कैपिटल मार्केट्स की हम बात करें, इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर, ये दोनों मिड कैप सेगमेंट्स हैं। हम कैपिटल मार्केट्स एज अ थीम पे काफी बुलिश हैं। अगर आप पावर में अपॉर्चुनिटीज देखें तो पावर में अपॉर्चुनिटीज काफी इस मिड कैप सेगमेंट में है। अगर आप एज अ सेगमेंट रिटेल में अपॉर्चुनिटीज देखें तो वो सेगमेंट्स काफी हैं। हॉस्पिटल्स एक सेगमेंट है, क्योंकि इंडिया का बेड रेशियो कम है। वो थीम्स आपकी मिड कैप सेगमेंट में है। तो अगर आप कैटेगरी बाय कैटेगरी देखें, इवन इफ यू लुक एट अ कैटेगरी लाइक ऑटो, तो लार्ज कैप में सिर्फ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, लेकिन अगर जो पूरा कंपोनेंट और सप्लाई चेन का वो है, वो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में दिखेगा। तो एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट सिंगल सेक्टर, बट इट इज फाइंडिंग बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज इन ईच सेक्टर। ओके अच्छा, कुछ ऐसी थीम्स या पॉकेट्स भी हैं जहां पर आप अंडरवेट हैं एज अ हाउस, या जहां आप कंप्लीटली अवॉइड करेंगे? तो आई थिंक फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स हम लोगों का आईटी पे थोड़ा सा अंडरवेट रहा है। आईटी स्टॉक्स काफी गिर भी चुके हैं, लेकिन ये एक बहुत वॉलेटाइल पीरियड है। वन, अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी के हाल देखें बिकॉज ऑफ दिस वॉर, और उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरा ऑफ कोर्स एआई का क्या इम्पैक्ट होगा आईटी पे। तो हम काफी टाइम से आईटी पे अंडर वेट हैं। अभी हमारा थोड़ा सा न्यूट्रल वेट है। सो आईटी एज अ सेक्टर वी बीन अ लिटिल मोर केयरफुल इन टेकिंग आवर डिसीजंस। जो थोड़े से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, वहां भी हम केयरफुल रहे हैं। एंड जनरली वी हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन पावर एंड फाइनेंशियल सर्विसेज।
ओके अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में मेंशन किया राधिका जी, और मैं पढ़ भी रही थी इस फंड के इस एनएफओ के बारे में कि एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स को मिलेगी इस फंड के थ्रू। तो जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो हेज फंड स्टाइल इन्वेस्टिंग होती है या फिर जो पीएमएस होते हैं, उनसे किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रैटेजी रहेगी? ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स काफी कंस्ट्रेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप एक मिड कैप फंड लें तो 65% पैसा आपका 100 to 250 स्टॉक्स में जाएगा और उसमें मूव करने की गुंजाइश नहीं है। साइजेस भी लार्जर होते हैं तो पोर्टफोलियोज भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। अभी जो सिर्फ प्लेटफॉर्म है जिसपे ये आ रहा है, सिर्फ प्लेटफॉर्म पे बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। आज की तारीख में ऑल्टीवा एज अ प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे बड़ा सिर्फ प्लेयर है। उसका पहला प्रोडक्ट ऑल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट है। अब वो एक बहुत कंजर्वेटिव हेज फंड स्टाइल प्रोडक्ट है जो 9% रिटर्न काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, फिक्स्ड इनकम सब्सटीट्यूट है। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे मेरे हिसाब से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट लाएंगे। हर प्रोडक्ट यूनिक होगा, एक कंज्यूमर के लिए अलग सोल्यूशन लाएगा, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। तो मैं लोगों से कहती हूँ कि जो ऑल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में हो रहा है वो एक्स टॉप 100 टोटली अलग प्रोडक्ट है। वो फिक्स्ड इनकम वाला प्रोडक्ट है, ये इक्विटी वाला प्रोडक्ट है। अब जो इसका शॉर्ट पोर्शन है उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट बहुत बेसिक बात आपसे समझना चाहेंगे राधिका जी, वो ये कि जो इसका शॉर्ट कंपोनेंट रहेगा वो प्राइमरीली प्रोटेक्शन के लिए है या फिर रिटर्न जनरेशन का भी एस्पेक्ट रहेगा? इसमें हमने 10% की फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, आइदर टू डू डेरिवेटिव्स और टू होल्ड कैश और टू होल्ड लार्ज कैप इफ नीडेड। तो अगर हम डेरिवेटिव्स का काम करेंगे तो वो उसमें रहेगा। नाउ फंडामेंटल शॉर्ट्स भी कर सकते हैं और डेरिवेटिव्स को हम इनकम जनरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कवर्ड कॉल जैसी चीजें। ये हम अपने पहले फंड हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट में बहुत कामयाब तरीके से कर रहे हैं। तो हमने 10% की फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये फंड एक मिड एंड स्मॉल कैप फोकस्ड फंड है, इसका ज्यादातर जो अल्फा क्रिएशन आएगा वो स्टॉक सिलेक्शन से आएगा। डेरिवेटिव कंपोनेंट छोटा रहेगा इस फंड में। हमारे पहले फंड में डेरिवेटिव कंपोनेंट बहुत बड़ा है, लेकिन हमें लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप में फंडामेंटल शॉर्ट करना पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है सबसे पहले, और एफएनओ यूनिवर्स भी ज्यादा लिमिटेड है। इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर जो भी चर्चा हुई तो क्लियरली एक आइडिया तो मिला इस फंड के थ्रू। लॉन्ग शॉर्ट फंड ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव या फिर जो कंपोनेंट रहेगा वो 10% के आसपास रहेगा। मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो मिड स्मॉल और माइक्रो कंपनीज में ही रहेगी। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो और बातें समझने की कोशिश करेंगे राधिका से। पहला तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट होराइजन एक व्यूअर का कितना होना चाहिए, पोर्टफोलियो में कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है इस पर्टिकुलर फंड की, किस तरीके के इन्वेस्टर्स इसे ले सकते हैं रिस्क एपेटाइट पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सबको भी समझेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई, और आज हम बात कर रहे हैं ऑल्टीवा इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए राधिका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड से। राधिका, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडेक्स फंड का चलन काफ़ी रहा है, इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी कॉन्फिडेंस इंडेक्स फंड पे रहा है, बट डू यू थिंक कि अगेन जो रुझान है वो डेडिकेटेड कैटेगरीज या डेडिकेटेड सेगमेंट्स पर ज़्यादा यहाँ से रहेगा रिटेल का? आई थिंक मार्केट में हर तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे। मुझे लगता है इंडिया एक मार्केट ऐसा है जहां बहुत अलग अलग कंज्यूमर्स हैं जिनकी अलग अलग नीड्स हैं। तो एक तरफ ऐसे कंज्यूमर्स भी हैं जो निफ्टी इंडेक्स फंड खरीद के खुश हैं और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक तरफ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो मेरे से कहते हैं कि आप सिर्फ लाइए, आप इनोवेशन लाइए, हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग चाहते हैं। तो आई थिंक डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फ्रोक्स, जो आपको समझ आता है, जो आपकी नीड को यूज करता है, वो अच्छा है। मैं कभी मार्केट में डिबेट्स में नहीं पड़ी हूँ कि एक्टिव ज्यादा होना चाहिए, पैसिव ज्यादा होना चाहिए। आई थिंक मार्केट में बहुत अच्छे इंडेक्स फंड्स भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे एक्टिव फंड्स हैं, सिफ्स हैं, जो कस्टमर्स को बहुत वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। एज एक्टिव मैनेजर्स हमारा काम है कि हम बेंचमार्क को बीट करें, कस्टमर को अल्फा दें, तभी लोग हमारे पास आएंगे। ओके अच्छा, अब इस फंड का जो मॉनिटरिंग होगी, आई एम श्योर वो डे टू डे बेसिस पे ही होगी, बट
एक जो रीलुक होती है स्ट्रैटेजी है, जो ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है, वो कितने पीरियड्स में होगा, लॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए, शॉर्ट पोर्टफोलियो के लिए एग्जैक्टली जो पोजीशनिंग रहेगी वो कैसे रहेगी, अगर हम ओवरऑल रीबैलेंसिंग की बात करें या वापस से रीलुक करने की बात करें? तो ऐसा कोई देयर इज नो सेट, इट्स नॉट अ क्वांट फंड जिसकी कोई रेगुलर रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी है। आई थिंक हमारे एग्रीगेट पोर्टफोलियोज में अगर आप देखें लॉन्ग ओनली फंड्स में, जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप है, टर्नओवर बहुत ज्यादा नहीं होता, हम बैलेंस तरीके से टर्नओवर करते हैं। लेकिन मैं हमें बहुत एजाइल एसेट मैनेजर्स मानती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, हमें लगता है वो जमाना गया जहां आप एक स्टॉक पे बैठ के 8 साल उसको होल्ड कर सकते हैं। कन्विक्शन होना चाहिए लेकिन एजिलिटी भी होनी चाहिए। तो जो हमारी एजिलिटी रही है फंड मैनेजमेंट में, वो जरूर रहेगी इस फंड में। ऑफ कोर्स वी लुक एट ऑल आवर पोर्टफोलियोज, ऑल आवर फंड्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। कंज्यूमर के लिए जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो 5 से 7 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मिड फंड है। ओके और कैटेगरी वाइज रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से आप इसे कहाँ प्लेस करते हैं? क्योंकि मिड स्मॉल माइक्रो कंपोजिशन रहेगा, तो ये क्या हाई रिस्क कैटेगरी में रहेगा? ये हाई रिस्क में आएगा। ऑफ कोर्स सेबी का हर फंड, हर एसआईएफ के लिए एक रिस्क बैंड होता है, तो जब वो फंड लॉन्च होगा तो वो रिस्क बैंड आएगा। बट जैसे हमारा पुराना अल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट रिस्क बैंड 1 में है, मोस्ट कंजर्वेटिव, आई थिंक ये मोस्ट अग्रेसिव में जाएगा। ओके, मोस्ट अग्रेसिव में जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और राधिका जी, जब आमतौर पे पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन होता है तो हर जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनका सबका अलग अलग नज़रिया होता है। पिछले कुछ सालों में मिड कैप स्मॉल कैप का, स्पेशली पिछले 2 सालों में मिड कैप स्मॉल कैप कॉम्पोजिशन सबने सजेस्ट किया व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि थोड़ा कम रखें फिलहाल मार्केट कंडीशन को देखते हुए। बट अगर हम इस तरीके के फंड की बात करें जो कि लॉन्ग शॉर्ट फंड है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना कॉम्पोजिशन आपके हिसाब से रह सकता है? पोर्टफोलियो प्लेसमेंट आपके हिसाब से किस तरीके की हो सकती है? तो सी, ये आई मीन एसेट एलोकेशन इज वेरी डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट इंडिविजुअल। तो हर इंडिविजुअल कितना उसको इक्विटी में रखना है वो चुनेगा। लेकिन मुझे लगता है आमतौर से लोग करीब 50 से 60% तो इक्विटी पोर्टफोलियो का रखते हैं। उस 50 से 60% में जो आपका मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन है, उसमें से ये फंड एक हो सकता है। ऑफ कोर्स आई ऑल्सो इनकरेज पीपल टू डाइवर्सिफाई। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन सिर्फ ये हो सकता है, लेकिन मे बी आपके पास एक मिड कैप फंड होगा, एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होगा, और तीसरा अल्टीवा हाइब्रिड, आई मीन इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट सिर्फ होगा। ओके अच्छा, फंड की बातचीत तो काफ़ी की राधिका आपने। अब क्विकली, हालांकि आपने बातचीत के दौरान मार्केट्स पर अपनी राय इनडायरेक्टली प्लेस की और बताया क्या व्यू है आपका, बट जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है ओवरसीज़ मार्केट में, क्रूड जहां ट्रेड कर रहा है, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर वॉर ख़त्म भी हो गई तो भी कच्चा तेल प्रीवियस लेवल्स पे नहीं पहुंचेगा, 85-90 के आसपास बेस बना सकता है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में एक्चुअल इम्पैक्ट अभी तक रिफ्लेक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि अब जो अगली अर्निंग्स आएगी वहाँ पर ज़्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई देगी इम्पैक्ट की क्रूड ऑयल के बढ़ने से। तो अभी आप ओवरऑल कैसे देख रही हैं इंडियन मार्केट्स को, और क्या सजेशन आप अपने इन्वेस्टर्स को, क्लाइंट्स को आपके हाउस की तरफ से जा रहे हैं? As I said, news flow is very very bad. मेरे हिसाब से अगर ये वॉर ना होता तो हमारा मानना था that India would have done very well this year, क्योंकि काफी हेडविंड्स हमारे पीछे थी और अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आनी शुरू हुई है। अब क्रूड अबव 100 इंडिया के लिए अच्छी खबर है नहीं, एंड वी आर स्टक इन अ लिटिल बिट ऑफ दिस ट्विन इशू ऑफ क्रूड बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, गोल्ड इंपोर्ट्स नॉट गोइंग अवे, एंड इंडियन रुपी डिप्रिशिएटिंग। तो ये ग्रेटेस्ट सिचुएशन नहीं है। इसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से Q1 और Q2 अर्निंग्स पे आएगा। तो जो एक अर्निंग्स रिकवरी की हम शायद उम्मीद कर रहे थे अर्लियर दिस ईयर, वो शायद 2 क्वार्टर डिफर होगी मेरे हिसाब से। दैट सेड, लॉट ऑफ बैड न्यूज मैं कह रही हूँ, मार्केट में प्राइस इन हो गई है, रुपी प्राइस इन हो गया है, क्रूड प्राइस इन हो गया है, टैरिफ्स का इशू पुश हो गया है। सो आई थिंक सॉल्यूशंस विल कम। सो इफ यू स्टार्ट टू बिलीव के इंडिया में अर्निंग्स रिकवरी में भी 6 महीने बाद आएगी, लेकिन वैल्यूएशन पिक्चर थोड़ी बेटर है, हम तो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि आप ग्रेजुअली इक्विटी पोजीशंस बिल्ड अप करना शुरू करिए। इंडियन इक्विटीज पिछले कुछ साल से एक अंडर परफॉर्मर रहे हैं, एंड द टाइड विल टर्न।
और इनफैक्ट अर्निंग्स का आपने जिक्र किया राधिका, मैं ये आपसे पूछना भी चाहती थी कि अब तक का मेजॉरिटी ऑफ बड़े अर्निंग्स हम देख चुके हैं, जो अर्निंग सीजन रहा इस बार का वो आपको कैसा लगा? और प्लस जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे अब से 2 क्वार्टर पहले कि शायद Q4 ऑनवर्ड्स या Q1 ऑनवर्ड्स एक फुल फ्लेज्ड रिकवरी दिखेगी, उस रिकवरी पर तो कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसिडरिंग जिस तरीके के ग्लोबल हालात हैं, क्रूड का जिस तरीके का हालात हैं। आई थिंक Q4 वॉज नॉट बैड। Q4 में ये क्रूड का इम्पैक्ट पूरी तरह आया नहीं, लेकिन क्योंकि वो मार्च के बाद आना शुरू हुआ। इनफैक्ट मैं आर्ग्यू करूंगी कि मिड और स्मॉल सेगमेंट में तो काफी अच्छी अर्निंग्स का वो रहा, डिस्पाइट ऑल इम्पैक्ट ऑफ लेबर कोड एक्सेट्रा। ये मानना सही है दैट Q1 और Q2 में ये जो हायर ऑयल प्राइसेस है उनका इम्पैक्ट दिखेगा। कुछ कंपनीज का Q1 में दिखेगा, कुछ कंपनीज की इनपुट कॉस्ट और मार्जिन प्रेशर आपको Q2 में दिखेगा। तो यू विल हैव टू वॉच Q1 एंड Q2 अर्निंग्स केयरफुली। ओके और अभी भी ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी थीम है, इनको लेकर अभी भी आप कॉशियस हैं? आईटी का हालांकि आपने जिक्र किया, बट अगर हम साथ में फार्मा को जोड़ दें, यहाँ आपका क्या व्यू है? So pharma again, we've been very neutral. अब export-oriented themes in general, Indian rupee has depreciated. तो hopefully ये ना this will help reset some of the export momentum. आपका ट्रेड एग्रीमेंट्स भी कुछ हुए हैं, प्लस रुपी डिप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को तो होपफुली फायदा होना चाहिए। आईटी का एज आई सेड वी आर कॉशियस। हमें ये नहीं लगता कि 5 साल बाद इंडियन आईटी विल हैव एन एक्सिस्टेंशियल प्रॉब्लम। इनफैक्ट एआई के आने से हमें लगता है वहां वॉल्यूम्स इवेंचुअली बढ़ेंगी, लेकिन ये किस तरह से और कैसे प्ले आउट होगा इसको हमें थोड़ा देखना है। ओके चलिए, शुक्रिया आपका राधिका, आप आई शो में, मार्केट्स पर भी आपने अपने व्यू दिया और हमारे व्यूअर्स को बहुत ही सिंपल सरल भाषा में इस इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में बताया। अग्रेसिव कैटेगरी का फंड है, एज राधिका सेड। मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो मिड स्मॉल माइक्रो स्टॉक्स में रहेगी। 10% का इसमें शॉर्ट कंपोनेंट यानी डेरिवेटिव कंपोनेंट भी रहेगा, लेकिन इट्स मोर ऑफ अ मिड स्मॉल एंड माइक्रो कैप फंड। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और आपको इनफैक्ट हमारे सभी व्यूअर्स को राधिका ने एक्सप्लेन भी किया कि एक डिफरेंशिएटेड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड के थ्रू मिलेगी, जो कि बियॉन्ड 100 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन व्यूअर्स को मिलेगी। वेल, शुक्रिया इस फंड की तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए राधिका। थैंक यू। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।